और इसी पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुश्तबा जैदी साहब जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मुश्तबा जैदी साहब, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। किस तरह से आप देख रहे हैं अभी इन हालातों को, जब एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है तो वहीं ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मतलब कहा जा सकता है कि इतनी आसानी से ये मसला सुलझने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हालात हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर कोई उम्मीद है कि कुछ नतीजा निकल सके बैठकों का? जी देखिए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मामला है, इसीलिए कि ईरान अपने मौक़िफ़ पे जो 2002 से जो मुज़ाकरात चल रहे थे न्यूक्लियर डील को लेके, और वो बात पे अभी तक डटा हुआ है। और जो फ्लिप फ्लॉप वाला जो मामला रहा डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पे, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि 1 घंटे में 4 अलग अलग किस्म के वो ट्वीट करते हैं। तो किसकी पॉलिसी स्टेबल है, किसकी पॉलिसी अनस्टेबल है, वो पूरी दुनिया देख रही है। और ये असल हम देखेंगे तो ये उनका जो डिक्टेशन है पूरी दुनिया सुना करती थी, मगर अब वो दौर जा चुका है और ईरान उसको जो है नकार दिया है। और उसी वजह से जो है ये लोगों को जो है वहाँ पे अमेरिकी हुकूमत को, अमेरिकी पॉलिसी जो वहाँ की जो डिपार्टमेंट है, उनको जो है ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो साबिका वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा कि ये नेतन्याहू की पॉलिसी है जो है डोनाल्ड ट्रंप उसको अपनाए हैं और अमेरिकी को पूरी जंग में मुलविस कर दिया है। और ये भी कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को ढांकने के लिए डेलिबरेटली जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया को जो है इस जंग में झोंक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको मिलाकर ये बात जो है डिस्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है हर्ट कर रही है। आम इंसान को पूरी दुनिया भर में इसका शिकार होना पड़ रहा है चंद अहमक पॉलिसियों की वजह से। और पूरी उनके खुद जो है जो दोस्त हुआ करते थे, नेटो अलाइज हो, और खुद वो जो जीसीसी में अगर हम देखेंगे, जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने खुल के कह दिया कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो यहाँ की जो सिक्योरिटी है, हम खुद उसका हम देखभाल करेंगे। तो ये इस बात की दलील है कि अब अमेरिका पे जो है कोई जो है भरोसा करना नहीं चाह रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो पल में तोला पल में माशा वाला मामला है। और इससे पूरी दुनिया शिकार हो रही है और उनके दोस्त भी जान चुके हैं, दुश्मन भी जान चुके हैं। और ईरान इस पे मौक़िफ़ पे जो 20 साल 30 साल पहले था, वही मौक़िफ़ आज उसी पर डटा हुआ है और ये पूरी दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल। शारदेंदु जी, आपका क्या आंकलन है इसको लेकर कि जिस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी ईरान और अमेरिका की तरफ से तो हो ही रही है और वहीं बातचीत की बात भी की जा रही है और ईरान का ये भी कहना है कि बातचीत आगे बढ़ी है, तो आपको लगता है क्या कुछ चीजें बदल सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, चीजें जरूर बदल सकती है अगर दोनों के ऊपर कोई एक देश दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करे। वजह यह है कि ना तो ईरान अमेरिका पे ट्रस्ट करता, ना अमेरिका ईरान पे ट्रस्ट करता। और जिसमें वजह मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपने इतने स्टैंड बदले हैं कि ईरान का उनके ऊपर ना ट्रस्ट करना बड़ा लाजमी है। देखिए, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया था, उसकी कंडीशन थी कि आप ब्लॉकेड भी हटाएं, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया। और ब्लॉकेड नहीं हटाने के साथ साथ वहां पे जो इतने सारे उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, छोटी छोटी जो लड़ाकू बेड़े हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट राउंड की टॉक जब हुई तो आपको याद होगा 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसे थे। तो कहीं कहीं वो मिलिट्री डोमिनेशन की तरफ जाना चाह रहे थे कि एक तरफ बात हो, दूसरी तरफ आप अपने वॉरशिप को अंदर भेज के तमाम छोटे बड़े टापुओं पे या तो कब्जा कर लें या डोमिनेशन करें या वहां का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करें। तो जब आप इस तरीके की नीयत रखेंगे तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि सेकेंड राउंड की टॉक होगी, वो कब होगी ये देखने वाली बात है। सीज फायर को अगर वो 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड करते हैं तो एक बहुत ही मुकम्मल रास्ता तैयार होगा आगे बातचीत का। अभी तो मिसट्रस्ट है, अभी ब्लॉकेड अमेरिका हटाना नहीं चाहता है। आईआरजीसी ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल बना रखा है, कहीं ना कहीं उनको भी अपना स्टैंड सॉफ्टन करना पड़ेगा, और जिसके लिए मेरा मानना है कि ईरान जरूर तैयार है। लड़ना दोनों देश नहीं चाहते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नेशन के बीच में ट्रस्ट होता है वो कैसे डेवलप हो, कैसे अमेरिका की बात पे ईरान विश्वास कर ले, जबकि वो पहले दिन से इकोनॉमिक सैंक्शन, फिर टैरिफ, फिर कुर्द का इशू, फिर पेजेस्किया की लीडरशिप। जी जी, लग रहा है राब्ता भी ठीक से आपसे नहीं हो पा रहा है। दोबारा आऊंगी आपके पास में। मुश्तबा जैदी जी, ईरान चीफ कमांडर का ये कहना है, माफ कीजिएगा, ईरान कमांडर का ये कहना है कि इन मिसाइलों से जवाब देगा ईरान, नई जो मिसाइलें हैं उनसे जवाब दिया जाएगा, यानी और भी आक्रामक हम ये जंग देख सकते हैं अगर ये दोबारा से शुरू होती है, और ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती है आने वाले दिनों में, और पूरी दुनिया पर तो वैसे ही इसका असर हो रहा है, और अगर ये जंग और ज्यादा शदीद तौर पर होती है तो हालात और खराब होंगे। जी बिल्कुल, आप देखिए खुद डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे या तीसरे दिन बयान था कि हमने ईरान की 60-70% जो है उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया है, नेवी को जो है पूरी तबाह ताराश कर दिया है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। तो ये खुद एक बीइंग ए प्रेसिडेंट, आप जो है अपने अल्फाज को जिम्मेदारी से निभाना होता है, मगर उनका जिस तरीके से झूठ वो बरमला झूठ बोलते हैं कि डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं और पूरी दुनिया उसको खाली सुनती है। और आज ईरान का जो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उनके पास ये कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने 35-40 साल से तैयारी किया था, ये रोज आने वाला है, उनको पता था, इसीलिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो जान चुके थे और उसी की वजह से उन्होंने तैयारी की है। और अभी भी अब जो वो वहां के कमांडर्स के जैसे बयानात आ रहे हैं, दे आर मच कॉन्फिडेंस, उनकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटीज है वो इंटैक्ट है, उनकी नेवी के जो कैपेबिलिटी है वो इंटैक्ट है, माइन स्वीपिंग उनके पास है, उनके पास अंडरग्राउंड वाटर टनल्स है जिसमें दुनिया ने आज तक नहीं देखा, और कई जो नए जो मिसाइल्स है उसको जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, हाइपरसोनिक हो सकते हैं, उससे ज्यादा अभी जो है जो मैन्यूवरिंग होती है उसमें उसको जो है इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बताना ये है कि एक हल्के में जो है ईरान को लिया जा रहा है अमेरिका के सदर की जानिब से, और इसका शिकार पूरी दुनिया हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका का जो वहाँ का एक बड़ा नेटवर्क है, उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट के हवाले से कहा कि मार्च के महीने में 7% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को जो है कम एक्सपोर्ट हुआ है पूरी दुनिया भर में। तो ये 7% जो है कई हजार करोड़ होते हैं, जो बगैर किसी वजह के जो है इंडिया इसको जो है एज ए बीइंग विक्टिम हो रहा है, यहाँ की आवाम विक्टिम हो रही है। तो हिंदुस्तान जैसा एक विक्टिम हो रहा है, दुनिया भर के लोग इसमें जो है शिकार हो रहे हैं इस अहमखाना पॉलिसीज की वजह से। और ईरान अपनी जगह मजबूत है, और ईरान को हमने पहले भी, मैंने आपके जब 28 फरवरी को जो प्रोग्राम हुआ था कि तैयारी से है, वो जब ईरान कुछ नहीं था 1980s में, उन्होंने 8 साल जंग लड़ी और 1 इंच अपनी जमीन जो है सामने वाले मुल्क को नहीं दी, और अब तो वो तैयारी से बैठा हुआ है। तो एक बड़ी प्रोलॉन्ग जंग के लिए वो प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, वहाँ की आवाम प्रिपेयर्ड है। और अब जो फिगर बताया जा रहा है, 2-2.25 करोड़ आदमी ने वॉलंटरली अपना नाम लिखा दिया है वहाँ पे। अगर जंग होती है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली जो बात हो रही है, अगर किसी किस्म का वहाँ पे एक अहमखाना कदम उठाया जाता है तो अवाम भी जो है उनकी पूरी तैयारी में है। तो ये एक जो पॉलिसी है, एक जो है वहाँ पे उनको कूल डाउन होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और इसमें उनकी भलाई होगी, इसीलिए कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका को और वहाँ की आवाम को। मीन्स अमेरिकी हुकूमत को नहीं होता है, मगर क्योंकि आवाम पे वो बोझा डाला जाता है, तो खुद उनकी अमेरिकी आवाम भी जो है इसका शिकार है। और जैसा कि पूरी दुनिया की आवाम जो है इसका जो है पूरी दुनिया शिकार हो रही है। तो इसमें ईरान तैयार है, ईरान में नुकसानात हो रहे हैं जी। मगर वो जो ग्रेटर उनका जो कॉज है वो उस पे वो मजबूत है, और जो है आने वाली दुनिया देखेगी कि क्या उनकी तैयारी है। बिल्कुल। और देखिए ट्रंप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ईरान की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और ईरान के पास मजबूत नौसेना नहीं है। अगर वाकई ऐसा होता है, शारदेंदु जी इसका जवाब से जाना चाहूंगी, तो क्या ट्रंप आज झुकते दिखाई देते ईरान के सामने? क्योंकि ये भी कहा नहीं जा सकता है कि पूरी तरह से ट्रंप की ही यहाँ पर मानी जा रही है। ट्रंप झुके हैं तभी सीज फायर यहाँ पर हुआ है, और जो हालात है जो मौजूदा है, भले ही वो बयानबाजी कितनी ही कर लें, लेकिन उन्हें भी पता है कि ईरान का सामना करना अभी भी इतना आसान नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं।
देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये काम करने का तरीका है कि वो हर सिचुएशन को अपनी विन दिखाते हैं। दुनिया के सारी हैपनिंग्स को वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपना अचीवमेंट बताते हैं। और जो प्रेसिडेंट नोबेल पीस प्राइज को खरीद ले, दूसरों से अपने को गिफ्ट करा ले, आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। हर सिचुएशन में वो विनर होना चाहते हैं, ये इस मानसिकता से ग्रसित है। और जब आपने ईरान के 10 सूत्री कार्यक्रम को मान लिया कि पीस टॉक पे, तो अब उस पर आगे बात करने में कोई गलत बात नहीं, आपको सेकेंड राउंड टॉक के लिए जाना चाहिए। और जब मेरा मानना है कि जब ईरान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अपने न्यूक्लियर प्लान को फर्दर एनरिचमेंट नहीं करने के लिए तैयार है, पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहता है, तो आपको ब्लॉकेड हटाने में क्या दिक्कत है? आप क्यों सारे के सारे डिक्टेशन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से ले रहे हो? उनके क्यों आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? आपका नेशनल इंटरेस्ट अलग है, नेतन्याहू का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन आपका वो एक स्ट्रांग एलाई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी हर बात सही गलत जायज नाजायज हर चीज को माने, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक बात की शुरुआत थी, उसको आपको फर्दर बिल्डअप करना पड़ेगा। शुरू में पाकिस्तान इस्लामाबाद में जब बात हो रही थी, 2 राउंड के टॉक सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन कहीं एक ऐसी तलखी आई, जेडी वैंस 12-12 बार फोन करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था ही कि स्टॉक को फर्दर प्रोग्रेस नहीं होने देना है और एक तरीके का दबाव बनाना है जिससे कि अमेरिका अपने आप को विनर डिक्लेयर कर सके। और आज की डेट में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मेरा मानना है कि देखिए, अभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। दोनों देश बातचीत करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। लड़ाई एक इस स्टेज पे आ रखी है, ना तो अमेरिका जीत पा रहा, ना ईरान हार रहा है। ईरान ने तमाम तरीके के डेंट दिए, उसका जो लीडरशिप है वो इंटैक्ट है, मिलिट्री लीडरशिप डिसेंट्रलाइज किया हुआ है और तमाम तरीके से वो लगातार अमेरिका और अमेरिका बेसिस पे इजराइल पे हमले कर सकता है। तो लिहाजा इसका अंत होना चाहिए। रिजल्ट तो अमेरिका भी नहीं अचीव कर पा रहा। जो लीडरशिप चेंज है, एनरिचमेंट का जो प्लान है उसको रोकना या एनरिच यूरेनियम पे पूरा कब्जा कर लेना, ये सारी चीजें तो दूर दूर की चीजें। अब बाकी चीजें जो है वो मिल बैठ के तय करने वाली हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा तो किस तरीके से खोला जाएगा, ब्लॉकेड हटाना है तो क्यों नहीं हटाना है। और मध्यस्थता देखिए जो कंट्री कर रहा है वो एक वीक नेशन है, लेकिन देखिए पेजेस्कियां जो है वो असीम मुनीर की भी बात सुन रहे हैं। असीम मुनीर बार बार उनके पॉइंट को अमेरिका को भी कन्वे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बात बन नहीं रही है। उसका रोड़ा इजराइल है। इजराइल लेबनान पे हमले करना बंद नहीं कर रहा है। वो पूरा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत लितानी रिवर सदर्न लेबनान तक जाना चाहता है और उस इलाके में जितने हिजबुल्लाह के ठिकाने उसको खत्म करना चाहता है। और हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म करने के हिसाब से वो सिविलियन को टारगेटिंग कर रहा है। तो इस तरीके की मानसिकता जब इजराइल की है और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, तो युद्ध अगर अंत हो भी जाए तो वो बड़ा शॉर्ट लिव होगा, क्योंकि लेबनान का इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ईरान के प्रॉक्सीज लगातार टारगेटेड रहेंगे तो ये मिडिल ईस्ट ऐसे ही जलता रहेगा। तो अमेरिका को युद्ध से निकल के मध्यस्थता या इजराइल को कंट्रोल करने वाली भूमिका में आना चाहिए। वो जबरदस्ती वॉरिंग फैक्शन बना हुआ है, उसका ईरान में जितना इंटरेस्ट है वो अचीव करते हैं थ्रू मिलिट्री बेसिस। आपकी एनर्जी नीड ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लिहाजा आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ईरान के साथ उस एक्सटेंट तक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बादशाहत चाहिए मिडिल ईस्ट की, आपको चाहिए कंट्रोलिंग पावर, आपको चाहिए जिससे कि अब्राहम अकॉर्ड की कंट्री, जीसीसी कंट्री आपको ब्लाइंडली फॉलो करते रहें। तो ऐसी चीजें आज की डेट में मुमकिन नहीं है। मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ पूरा विश्व जा रहा है और तमाम चीजें ऐसी हैं जो आज की डेट में अमेरिका को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन फिर से बनाना चाहते हैं तो आप रीलुक करिए। इस तरीके से पूरे विश्व के संसाधनों पे कब्जा करके, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात हो, चाहे ईरान के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की बात, आप नहीं अचीव कर सकते। लिहाजा अब आपको एक डी नोवो लुक की अप्रोच की जरूरत है और ईरान के साथ बातचीत जारी रखिए और अगले आने वाले 2 दिनों में पहले तो सीज फायर की मियाद को बढ़ाइए और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार करिए जिससे कि कुछ चीजों पे आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आपने जो ईरान के तमाम एसेट को फ्रीज किए हैं उसको रिलीज करिए, इकोनॉमिक सैंक्शन को ढिलाई दीजिए, अपने आप ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला साफ हो जाएगा, आप ब्लॉकेड हटाइए। ये सारी चीजें साइमल्टेनियस हो सकती हैं। जो पेचीदा इशू है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, बैलिस्टिक प्रोग्राम, सपोर्ट ऑफ प्रॉक्सीज, इसको आप मिल बैठ के तय कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की क्या रूपरेखा होगी और कैसे आप इजराइल को चेक करेंगे जिससे कि एक एमिकेबल एनवायरनमेंट बन सके। तो मेरा मानना है कि सारी चीजें कंड्यूसिव है।
हम यहां बैठ के 10 सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सोचते हैं। जब दो नेशन के हेड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस पे बैठेगी तो क्यों नहीं होगी? देखिए, एक तरफ उनके स्टीव विटकॉफ है, मार्को रूबियो है, हेक्सेथ है, किश्नर है और एडमिरल ब्रैड कूपर है। ये सारे के सारे बैठ के तमाम मिलिट्री माइट एक जगह इकट्ठी हुई। और दूसरी तरफ देखिए, अराक्ची है, कालीबाग है, आईआरजीसी कमांडर है, मुस्तफा खमेनी है, ये बैठते हैं। लेकिन इन सारों की टॉक, इनका जो सामंजस्य होना, उसको जेपरडाइज करता है एक आदमी, नेतन्याहू। तो इतने बड़े बड़े दो शख्सियत जो मिल बैठ के काम कर सकते हैं, उनकी चीजों को नहीं मेटलाइज होने दे रहा है। वो राइट विंग अप्रोच है, वो बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, नेतन्याहू की वजह से ही लगातार हालात खराब हुए हैं और शुरुआत भी इस जंग की उन्हीं की वजह से हुई। और जब सीज फायर हुआ उसके बाद लेबनान का मुद्दा भी उन्हीं की वजह से उठाया, क्योंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। तो कहा जा सकता है कि नेतन्याहू की वजह से ही आज जो सिचुएशन है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। नहीं तो अगर जंग शुरू भी हुई थी तो सीज फायर अभी सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खिलाफ वर्जी बार बार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और मुश्तबा ज़ैदी जी, नाकेबंदी आखिर क्यों अब लगाई होगी, ब्लॉकेट क्यों किया अमेरिका ने? जब हॉर्मुज खुल गया था, तो जब परेशानी नहीं हो रही थी, तो उसके बावजूद भी अमेरिका के इस कदम को हम किस तरह से देख सकते हैं? क्या उनकी इंटेंशन रही होगी इसके पीछे? जी देखिए, नेतन्याहू का तो ये है कि अभी मैं पहले उस पर बोल दूं कि नेतन्याहू ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कई हायर ऑफिशियल्स उनको, जो वहां अमेरिका में जो बात होती है उसको नेतन्याहू को जो है ब्रीफ करते हैं। तो ये खुद एक जो है स्पाइंग वाला मामला है कि इतना ओपनली जो है एक कंट्री का लीडर कबूल कर रहा है कि मेरे को वहां की अमेरिकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नेतन्याहू को मिलती है। तो जो नेतन्याहू की जो लॉबी, जो वहां के अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में उनका डीपली रूटेड जो नेटवर्क जाल बिछी हुई है, वो खुद एक बड़ा जो है सवालिया निशान उठाता है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी को लेके। इसीलिए कि नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की नेतन्याहू के हाथ में आ गई है। और रही बात जिस तरीके से अब जो फिर धमकियां, जैसा आपने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो बात है, अमेरिका ने फिर धमकी दी है कि जो भी ऑयल, जो ईरान से जो भी तेल वाले जहाज जाएंगे उसको जो है चेक किया जाएगा, उसको रोका जाएगा अमेरिकी नेवी की जानिब से और उनकी जो दोस्तों की जानिब से। तो इस पे जो है फिर जो है दोबारा जो तनाज़ा है फिर जो है वो उठ चुका है और जो टेंशन्स को जो है फिर दोबारा एस्केलेट जो है अमेरिका कर रहा है। क्योंकि वहां पे देखिए, ये जो एप्स्टीन फाइल्स वाला जो मामला है उसको फिर दोबारा वहां की मीडिया उठा रही है। तो उसको दबाने के लिए फिर ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और मगर ये भी है ऑन द अदर हैंड कि वो जल्द से जल्द किसी ना किसी तरीके से एक जो है कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि एक तरफ से धमकाना चाह रहे हैं, एक तरफ से जो है मीठी बातें करके जो है अपना जो मफाद है उसको जो है वो निकालना चाह रहे हैं। मगर जैसा कि साबिका IAEA के एक ऑफिशियल ने कहा था, अल बारादाई उनका नाम है, जो IAEA के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि ईरान इज द ओल्ड बाजारीज, ये पुराने बाजारी है, इनसे बार्गेन करना उतना आसान नहीं है। ये लोग जो है अपनी हर चीज मनवाते हैं और अपने ही हिसाब से सौदा करते हैं, ना कि सामने वालों के इंटिमिडेशन में, सामने वालों की धमकियों में वो लोग आते नहीं हैं और अपनी बात को मनवा के ही रहते हैं। तो ये जो हमेशा अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, पूरे मुल्कों पे उनको धमकाया जाता है। और अभी जो ब्राजील के सदर लूला ने कहा कि हमेशा जो झूठ बोल के जो है मुल्कों पे हमला किया करते थे अमेरिका, 2003 में केमिकल वेपन्स का जो बात की जो जॉर्ज बुश जूनियर ने, और वहां पे केमिकल वेपन्स आज तक नहीं मिले। तो ये अभी उन्होंने जलसे में कहा, वहां की ब्राजील में कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जिस तरीके से किसी भी तरीके से वो झूठ बोलते हैं और मुल्कों को तबाह ताराज कर देते हैं, उनकी इकोनॉमी को लूट लेते हैं, उनकी इकोनॉमी को जो है अपनी डॉलर के असीर कर देते हैं। और ये हमेशा ये पॉलिसी चलती थी, मगर अब आने वाले दिनों में नहीं चलेगी। इसीलिए ये वो लोग बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए ये लोग जो है धमकी पे धमकी दे रहे हैं। हालांकि सीज फायर आपने कर दिया, फिर भी जो है धमकियां अमेरिका की जानिब से लगातार जारी है। तो ये कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है, एक तरफ से अच्छी बात करो, एक तरफ से जो है धमकाओ, और अपना जो है वो मफाद निकालना चाह रहे हैं, मगर ईरान इसमें नहीं आने वाला है।
बिल्कुल। शारदेंदु जी, आपको लगता है क्या सीज फायर अब आगे बढ़ेगा तारीख खत्म होने के बाद? इसको लेकर क्या किसी बैठक की बहुत ज़रूरत है अभी आने वाले दिनों में? क्योंकि पिछली बैठक में भी हमने देखा था कोई हल नहीं निकला था, बातचीत काफ़ी लंबी हुई थी और तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इतनी आसानी से एक राय कायम नहीं हो सकती है। तो क्या इस सीज फायर की मियाद खत्म होने के बाद बढ़ने की कितनी उम्मीद? देखिए, मेरे को तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि दोनों देश इस युद्ध से त्रस्त हो चुके हैं। अमेरिका को कोई हेडवे नहीं मिल रहा है। अगर ये बातचीत का दौर जारी रहता तो डेफिनेटली सलूशन निकलेगा, और इस बार की जो बातचीत होगी उसमें मेरा मानना है कि एक पीसफुल एग्रीमेंट होने की उम्मीद है। लेकिन इसकी मियाद बढ़ाएं, क्योंकि ये परसों ही खत्म हो रहा है और इतनी जल्दी दोनों देश का जो एग्रेसिव स्टैंड है इस समय वो हटता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये ड्यूरेशन आगे नहीं बढ़ता है तो डेफिनेटली एक पुनिटिव एक्शन फिर से अमेरिकन आर्मी लेगी, जिसमें कि एयर स्ट्राइक और तमाम तरीके के इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे, और इसके एवज में ईरान भी तमाम मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेगा। ये स्टेज को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इस पूरी समस्या का। लिहाजा इसको एक्सटेंड करें 2 हफ्ते और टाइम लें इसको, जिससे कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सके, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो देखिए, जंगें तो बहुत सारी हुई, जंगों का मकसद सिर्फ एक होता है कि लोगों को टॉक टेबल पे लाना। अगर आपने जंग का मकसद समझ रखा है, जो मिलिट्री पावर होती है उसका मकसद ही यही है। किसी भी मिलिट्री रूल ने अनडिफिनिट टाइम तक कहीं इलाके में रूल नहीं किया, आपको टॉप टेबल पे आना ही पड़ेगा। वो भी जब ईरान की ज्योग्राफी ईरान के साथ है। ईरान ने देखिए हरमुज स्टेट को पकड़ रखा और वहां छोटे बड़े तमाम आइलैंड है, उसकी वो डेफिनेटली सुरक्षा चाहेगा। अमेरिका की बात पे ईरान इसलिए नहीं ट्रस्ट करता है कि वो पीस के नाम पे ऐसे एक्शन क्रिएट करेगा जिससे कि ईरान को मिलिटरीली एम्बैरेसमेंट होने जा रहा है आगे आने वाले फ्यूचर में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने पकड़ लिया है, आगे आने वाले 4, 5, 10, 1 दशक में वो ऐसे बेसिस वहां क्रिएट करेगा जिससे कि ईरान का डोमिनेंस वहां पे पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो इस दिशा में अमेरिका काम करेगा, चाहे उसको किसी भी देश की मदद लेनी पड़े। ये उसके नोटिस में आ रखा, और ईरान और IRGC इसी को चेक करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल। अब देखिए परसों के बाद क्या हालात बनते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।